बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जहां पर एक तरफ वफाकी हुकूमत मौजूद है और वफाकी हुकूमत की प्लानिंग मौजूद है और साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार है और उसके साथ साथ अवामी राबिता मुहिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जहाँ पर तेज़ की जा रही है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब अदालती अहकामात का भी सामना करना पड़ेगा। 25 मई के वाक़यात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवालात उठाए हैं जिनके जवाबात इमरान खान साहब को बजाते खुद पेश होके देना पड़ेंगे। 25 मई के हवाले से एश्योरिटी जो इस्लामाबाद में मांगी गई थी इनके दाखिले के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान की एश्योरिटी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त दी थी, उसी पर अब सवालात उठाए जा रहे हैं। और बात ये की जा रही है कि 10,000 अफराद के लिए आप 2 लाख लोगों की ज़िंदगी को अजीरन नहीं कर सकते। मुअज़्ज़ज़ अदालत के रिमार्क्स के ऊपर मैं तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन इसके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सवालात थे उनके जवाबात तो दिए जा सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से जो खदशात हैं उस पर भी बात की जा सकती है। अदालत में जवाब क्या देना है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को पता होगा, लेकिन हुकूमती सवालात जो हैं, हुकूमत ने जो एजेंडा उठाया है उसके जवाबात तो दिए जा सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब ने मेरे एक सवाल के जवाब में ये बात की कि जीटी रोड में लोगों के भी अपनी अपनी उनकी हिकमत अमली है और उनके भी अपने हुकूक हैं। इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों के भी अपने हुकूक हैं। जहां पर आप आज़ादी इजहार राय के हवाले से हुकूक की बात करते हैं तो वहां पर रहने वाले लोगों के अपने हुकूक हैं। इस्लामाबाद के लोगों को महसूर नहीं बनाया जा सकता। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम में शामिल जमातें इस्लामाबाद में दाखिले के हवाले से हिमायत नहीं कर सकती, इसकी मुखालिफत करेंगी। तो सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब अवामी लॉन्ग मार्च किया था और बजरिया जीटी रोड इस्लामाबाद की तरफ गए थे तो क्या तब अवाम के हुकूक नहीं थे? क्या तब अवाम के हुकूक मजरू नहीं हुए? क्या वहाँ पे रहने वाले लोगों के हुकूक को मुतासर आपके अवामी लॉन्ग मार्च ने नहीं किया? उस वक्त अवाम जो बाहर निकलते रहे और आपका इस्तकबाल करते रहे तो आपके लिए ये जमहूरियत का एक हुस्न था कि आपने अवामी लॉन्ग मार्च का जब आगाज़ किया तो लोग जौक दर जौक आपके काफ़िले में शामिल हुए। वो लोग शामिल हुए जो मईशत के मारे थे, वो लोग शामिल हुए जिनकी रोज़मर्रा की अशिया उनकी जेब पर उनकी ख़रीदारी भारी पड़ती थी। तो तब आपका एजेंडा, आपका बयानिया मकबूल हो रहा था, तब लोगों के हुकूक मजरू नहीं हो रहे थे। जब जमीयत उलमा इस्लाम फे इस्लामाबाद में आती है, वहाँ पर धरना देती है, बैठी रहती है और हुकूमत के खात्मे का मुतालिबा करती है, तब इस्लामाबाद के लोगों के हुकूक मजरू नहीं हुए। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शहर शहर जलसों का आगाज़ किया, रैलियां निकाली, तो वहाँ पर लोगों के हुकूक मजरू नहीं हुए। मजरू होना शुरू हुए हैं तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली, लॉन्ग मार्च और धरने के ऐलानात से मजरू होना शुरू हुए हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने का हक नहीं है? उनके एहतजाज के अंदर बयानात क्या दिए जा रहे हैं, बयानिया क्या अपनाया जा रहा है? वफाकी हुकूमत उस बयानिए को रद्द कर सकती है, उसके मुखालिफ दलाइल दे सकती है, लेकिन आज़ादी इजहार राय, अवाम के हुकूक और वहाँ पर रहने वालों के हुकूक और धरने के हुकूक और लॉन्ग मार्च के हुकूक के ऊपर आप कदगन नहीं लगा सकते। वफाकी हुकूमत जो इकदामात अपना रही है उसके जवाबात तो उसे दिए जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जो यकीन दहानी करवाएंगे उस पर अमल पैरा भी करना पड़ेगा, क्योंकि बसूरत दीगर आपके ऊपर बहुत से सवालात उठेंगे कि आप अवामी सतह के ऊपर मौक़िफ़ कुछ और अपनाते हैं और अदालती सतह पर मौक़िफ़ कुछ और अपनाते हैं। पॉलिसी एक ऐसी मुरत्तब करने की ज़रूरत है जो जानदार हो और आपका मौक़िफ़ भी शानदार हो, क्योंकि आप अपना मौक़िफ़ पेश करें और जो यकीन दहानी आप सुप्रीम कोर्ट में करवाएं उस पर मिन्नों अमल करें तो आपके लॉन्ग मार्च को पजीराई भी मिलेगी। इसके बरअक्स वफाकी हुकूमत की जानिब से अब जो इक़दामात
उठाए जा रहे हैं, अवामी फलाह बहबूद के भी कसीदे पढ़े जा रहे हैं, गंदुम की दरामद के ऊपर भी बातें की जा रही हैं, तो हुजूर वाला जब पंजाब मुश्किलात का शिकार था, पंजाब में सैलाब से तबाही हुई, वजीर आला पंजाब ने बारहा आपको दरखास्तें की, 3 दरखास्तें लिखी जाने के बावजूद भी आपने पंजाब के हिस्से की गंदुम जारी नहीं की और आपने पंजाब को दरामद करने की इजाजत नहीं दी। इसके बरक्स सिंध के लिए आपने गंदुम का कोटा मुख्तस कर दिया और सिंध के लिए दरामद की भी इजाजत दे दी। तो पंजाब के लोगों ने आपके कौन से हुकूक मारे? पंजाब ने आपसे कौन सी दुश्मनी मूल ली? आपने पंजाब के लोगों से सरफे नजर उस वक्त क्यों किया? क्या उस वक्त आपको यह दुख था कि पंजाब में आपकी हुकूमत तब्दील हो गई? आपने पंजाब में मेंबर सूबाई असम्बली के अपने रवाबित तब्दील हो जाने पे गुस्सा अवाम पे निकाला। आपने पंजाब की हुकूमत से मुखालिफत के बाद अवाम पे गुस्सा निकालते हुए गंदुम की पंजाब में दरामद की इजाज़त नहीं दी और अब आके आप ये ऐलान करते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर रवाबित उस्तवार हो चुके हैं, कम निर्खों के ऊपर गंदुम को दरामद किया जाएगा और पूरे पाकिस्तान में तकसीम किया जाएगा। तो फिर यह भी बताइए कि पंजाब के लिए गंदुम कितनी आप जारी कर रहे हैं, या पंजाब को अपने तई 18वीं तरमीम के बाद जो उसकी सवाबदीद है उसे कितनी इजाज़त दी जा रही है। इसके साथ साथ अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च को सबूताज करने के लिए जो एक बड़ी प्लानिंग है, बड़े स्केल के ऊपर सोची जा रही है, वो ये है, मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं, उनमें किसी न किसी तक सच्चाई भी आपको दिखाई देती है माजी करीब के हवालाजात को देखते हुए। जिस तरह खान साहब उन शख्सियात के बारे में बात करते हैं जिन शख्सियात ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर कुछ शख्सियात को शैतान से मुतरादिफ करार दिया और बताया कि खान साहब उनके मशवरों के ऊपर अमल करते हुए अपनी सियासत को दागदार कर रहे हैं। अब ऐसी ही शख्सियात के फिर से तज़किरे होना शुरू हुए हैं कि कुछ शख्सियात को राम करने की कोशिश की जा रही है और एक शख्सियत के ऊपर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की जा रही है कि जो आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बाकायदा तौर पे ऐलान करेंगे कि इमरान खान को लॉन्च करने में हम भी शामिल थे, लेकिन इमरान खान को हमने लॉन्च किया और तमाम तर तजर्बात हमारे नाकाम रहे। इमरान खान बरसरे इक़्तिदार थे तो इनके दौर के अंदर किस तरीके से करप्शन होती रही और किस तरीके से करप्शन का पैसा जो है वो इमरान खान के घर जाता रहा। इमरान खान खुद भी उसके बेनिफिशरी रहे। ये वो शख्सियत इस बात का ऐलान करेगी और उसको राम करने की कोशिश की जा रही है। राम प्यार के जरिए भी करने की कोशिश की जा रही है और धमका के भी करने की कोशिश की जा रही है। और उस शख्सियत को मंजर आम पे लाने के बाद फिर यह ऐलान किया जाएगा कि मुख्तलिफ शख्सियात जो इमरान खान की कभी देरीना साथी हुआ करती थीं और अब तक थीं, और उन्हीं की वजह से इमरान खान मकबूलियत की औजे सुरैया तक पहुंचे, और वो शख्सियात अब आके ढिंढोरा ये पीट रही हैं कि इमरान खान करप्शन ज़दा आदमी है, चेहरे पर निकाब है, ये निकाब हम हटाने आए हैं। हम अपनी माजी की सियासत के ऊपर शर्मिंदा भी हैं और हम मुस्तकबिल के लिए अब बेहतरीन सियासत का ऐलान भी कर रहे हैं। उन शख्सियात के बारे में यहाँ तक बातें ये हो रही हैं कि उन शख्सियात का माजी करीब में दोबारा बरसरे इक़्तिदार आना या सियासत में आना कतई तौर पे मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनकी सियासत दम तोड़ चुकी थी। लेकिन फिर किसी की ईमा के ऊपर उनको मजबूत किया गया और उनकी ईमा के ऊपर इमरान खान को मजबूत किया गया और इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ। वो शख्सियात आके ये भी बताएंगी कि साइफर जो बैरूनी साजिश का एक एजेंडा बनाया गया, ये किन लोगों ने बनाया, कौन से वक्त में बनाया, पैरामीटर्स क्या तय किए गए, उसको कितनी देर तक दोहराया जाना था, इस सब में हम शामिल थे। बुनियादी तौर के ऊपर साइफर की हकीकत से इनकार या उसका इकरार ये हुकूमत और पीटीआई के माबैन है, लेकिन खान साहब ने जो पत्ता खेला था वो उसमें कामयाब रहे। उसमें हकीकत थी या उसके बरक्स सूरत हाल थी, ये खान साहब जानते हैं या उनके करीबी कुछ लोग जानते हैं। जिस तरह असद उमर साहब ने आज ये मुतालिबा किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालिबा करते हैं कि वो साइफर की तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन को तश्कील दे। इसकी तहकीकात का मंजर आम पे आना भी ज़रूरी है और इस बात का तयन होना भी ज़रूरी है कि खान साहब ने जो एजेंडा बनाया था वो सच्चाई पर मबनी था या झूठ पर मबनी था। जो सियासी पत्ता खेला और उसी सियासी दाव पेच के तहत अवाम की मकबूलियत हासिल की, क्या वो गलत बुनियादों पे हासिल की या सही बुनियादों पे हासिल की।
जहां पर भी उन्होंने सियासी दांवपेच खेला है उन्हें कामयाबी ही मिली है, और हुकूमत ने जहां पर भी उसे रद्द करने के लिए अपने दांवपेच आजमाए हैं, हुकूमत को उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। खान साहब की मकबूलियत में इजाफा इन बुनियादों पर हो रहा है कि ये सारे अवाम इन लोगों से मुतनफर हो चुके हैं जो बरसरे इक्तदार बैठे हैं। उन्हें खान साहब की शक्ल में कोई मसीहा दिखाई दे रहा। ये ऐन मुमकिन है कि खान साहब दोबारा बरसरे इक्तदार आए और बैड गवर्नेंस का ही मुजाहिरा किया जाए, लेकिन अब तक की जो लॉ खान साहब से लगाई गई है वो इनके इकदामात के बावजूद विफाकी हुकूमत से अवाम नहीं लगाना चाहते। वो आजमाए हुओं को बार बार आजमाना नहीं चाहते। वो एक आजमाए हुए को दूसरी बार जरूर आजमाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि एक सुराख से अगर हम डसे गए हैं तो उस सुराख से दूसरी बार भी डसे जाएं तो हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इन बरसरे इक्तदार बैठे हुए लोगों से हम 3 से 4 बार नहीं डसवाना चाहते। वो ये समझते हैं कि खान साहब बरसरे इक्तदार आएंगे, वो माजी की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे, जिसकी दावेदार ये वफाकी हुकूमत भी थी जब ये ऑपोजिशन में मौजूद थी। लेकिन अब वो इन पे तकिया नहीं करना चाहते। वो तकिया नहीं करना चाहते तो उनकी हिमायत दोबारा हासिल करने के लिए वो इन शख्सियात को टारगेट कर रहे हैं जो शख्सियात खान साहब के मुश्किल वक्त की साथी भी थी और उनकी सहलज़दा जिंदगी की भी साथी रही और अब मुश्किल वक्त तक खान साहब के साथ रही। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन शख्सियात के मंजर आम पे आने और इकरार करने के बाद भी अवाम मुतनफ़र होंगे, खान साहब से नज़र फेरेंगे? अब तक के हकायक यही बताते हैं कि खान साहब खुद भी आके कह दें कि मुझसे ये गलती हो गई तो अवाम शायद ये समझें कि कोई नहीं खान साहब, ऐसा हो जाता है। आपके मुखालिफ ये जो खड़े लोग हैं ये भी तो सियासी तौर पे परागंदा हैं। अगर आपने कोई ऐसा इकदाम उठा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में मत उठाइएगा। अवाम इस हद तक खान साहब की मोहब्बत में डूब चुके हैं कि उन्हें कोई और उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। खान साहब खुद आके भी इकरार कर लें तो वो खान साहब पे ही तकिया करना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब हकायक भी सामने हों, जब मुतनफ़र लोग भी सामने आ जाएं, जब आपके देरीना साथी भी आपसे राबिता तोड़ लें और आपके मुखालिफ भी आपकी सफ़ों में सबसे ज़्यादा शामिल हों, तो देखने में ये आता है कि अवाम उस शख्स पे तकिया क्यों करना चाहती है। ये सोचने का मरहला है तमाम लोगों के लिए, कुली तौर के ऊपर खान साहब के लिए भी, कि उन्होंने जो सियासी दाव पेच खेले किस हद तक सही खेले और किस हद तक अखलाकी अक़दार से गिरे हुए खेले। वफाकी हुकूमत के लिए भी सोचने की ज़रूरत है कि आपने जो माजी में इक़दामात उठाए, माजी में जो बयानिया अपनाया, आप उससे फिरे तो अवाम आपसे कितना फिरी। अब अगर आप बेहतरीन समत में गामज़न हैं तो उसके लिए अपने मुखालिफ को उस समत में लाने, उस मोड़ पे लाने या उस नहज तक लाने के लिए कि आपको खुद कदम आगे बढ़ाना होगा, या माजी में जिस तरह आप पे दरवाजे बंद थे आप भी दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप दरवाजे बंद करते हैं तो दरवाज़ा टूटने के कितने खदशात हैं। अभी जो बातें तीसरे फरीक के आने की हो रही हैं, खान साहब भी इशारा दे रहे हैं, वफाकी हुकूमत उसकी तरदीद कर रही है, क्या वो सूरत हाल तो नहीं पैदा हो जाएगी? अब वफाकी हुकूमत ने एक ऐसा इकदाम उठाया कि जो इकदाम माजी करीब में जब उठाया गया था, पहले वफाकी हुकूमत जब इक़्तिदार में थी उन्हीं ने उठाया था। पैका एक्ट को मुतारिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करवाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर उसमें तरमीम हुई तो मुखालिफ समत में खड़े हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हमने देखा था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बबांगे दोहल ये बात की, पीपी भी उसमें शामिल थी, जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल थी कि ये ज़बानों को बंद करने के इक़दामात किए जा रहे हैं, आवाम को मुतनफ़र करने के इक़दामात किए जा रहे हैं, आवाम को सच बात कहने से रोका जा रहा है, और ये जो इक़दामात मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं ये किसी को भी उठाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। अब की बार FIA को मज़ीद इख्तियारात दिए गए हैं कि पैका एक्ट के तहत वो किसी भी शख्स को उठा सकती है, उस पे जो इल्ज़ामात हों वो झूठी खबर को फैलाने के इल्ज़ामात हों, आप उठाएं, हब्से बेजा में रखें, 7 दिन तहकीकात करें और 7 दिन की तहकीकात के बाद आप इस बात का सबूत सामने ले आए कि ये सही हकायक पे मबनी था। लेकिन वो 7 दिन का हब्से बेजा में रखना वो किसी को भी उठाया जा सकता है, किसी भी मीडिया इन्फ्लुएंसर को, किसी भी एंकर को जो आपके मुखालिफ बोल रहा है। क्या वो एंकर अपने ज़राए बता पाएगा? कोई भी नहीं बताता। क्यों बताएगा?
अगर आज बताएगा तो मुस्तकबिल में उसके पास कौन सी खबर मौजूद होगी। ये जो अब आप मुतारिफ करवा रहे हैं, माजी करीब में पीटीआई ने इसमें तरमीम की थी तो आप मुखालिफ खड़े थे। आप जब इक्तदार में आए तो इक्तदार में आई जमातें अपने आप को पावरफुल समझते हुए कोई भी इकदाम कर दें, किसी को भी उठाने के लिए तरमीम कर दें, आप किसी की भी जबाबंदी के लिए इकदाम करते रहें और आप ये सोचें कि आपका मुखालिफ इससे दब जाएगा, आपके खिलाफ बातें नहीं होंगी। बातें होती रहती हैं, इकदामात करेंगे तो गिरफ्तारियां होंगी तो बातें मजीद भी होंगी। इसलिए सोच समझ के इकदामात करने की जरूरत है। अपोजिशन में होते हुए रवैया नरम और हुकूमत में होते हुए रवैया सख्त करने की पॉलिसी अब पुरानी हो चुकी है। अब आपको मोतदिल होना पड़ेगा और एक ऐसी पॉलिसी मुरतब करना पड़ेगी जो आपके लिए भी सही हो, मुखालिफ के लिए भी सही हो। मुखालिफ के लिए जितनी पॉलिसी को आसानी के साथ वज़ा करेंगे, आपकी हिमायत में उसी तरह इजाफा होगा। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखने की ज़रूरत है। ब्राज़ील के अंदर जो हालिया तब्दीली आई है तो देखिए कि वहाँ पे पहले हुक्मरान कौन था, उसे किसकी हिमायत हासिल थी, कितनी करप्शन के उस पर इल्ज़ामात थे और किस तरीके से वो इक़्तिदार से हटा और दूसरा इक़्तिदार पर मुसल्लत हो गया। आप इलाकाई सियासत को भी देखिए, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी देखिए तो आपके लिए बहुत से रास्ते खुलेंगे। बसूरत दीगर ये देरीना सियासत, ये रिवायती सियासत आपके गले पड़ जाएगी। एक नहीं, दो नहीं, 3 साल बाद आपके सारे चेहरे तब्दील होंगे, नए चेहरे आएंगे और वो अगर आपकी तकलीद शुरू करने देंगे तो फिर उनकी सियासत के ऊपर भी सवालिया निशान होगा। सियासत के अतवार को तब्दील करने की ज़रूरत है और यही वो वक्त है कि जब तब्दील हो सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।